नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारा आज के इस वीडियो में मैं आपको डीएलएड बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, प्रश्न पत्र का नाम है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करके कुछ जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। मैं यहां पर आपको सारे प्रश्न बोल कर बताने वाला हूं और ये पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न पत्र की। इसमें सबसे पहले जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का होगा और समय होगा 3 घंटे का। तो आपको 3 घंटे में 70 नंबर हासिल करने हैं इस तरीके से। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रत्येक यूनिट की। मैं आपके लिए प्रत्येक यूनिट, इसमें टोटल 7 यूनिट है, तो 1 से लेकर 7 यूनिट तक पूरे सभी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं कि प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपके पास सीरीज है तो आप इन प्रश्नों को देखकर सीरीज से अच्छे से पढ़िएगा, और यदि नहीं है तो आपको मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप जैसे ही आज अपना पेपर देकर आएँ उसके बाद शाम को इस वीडियो को 1-2 बार देखें और उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, वहाँ से उस पीडीएफ को पढ़ें। और यदि आप पर सीरीज है तो आप पीडीएफ से देखकर उन क्वेश्चनों को अपनी सीरीज से पढ़ के जाएं। अगले दिन आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकाई 1 के मैंने आपके लिए प्रश्न कुछ लिए हैं। इसमें मैंने सभी तरह के प्रश्न लिए हैं, बहुवचनात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं बहुवचनात्मक प्रश्न। मैं इनको आपके लिए थोड़ा फास्ट बोलूँगा। आप यदि नहीं सुन पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो की स्पीड स्लो करके इसको देख सकते हैं। पहला है, एक अच्छे विद्यालय में आवश्यक संसाधन है। तो मानवीय, भौतिकीय और वित्तीय सभी संसाधन है, उपयुक्त सभी। विद्यालय स्थापना में कौन से संसाधन की आवश्यकता नहीं है? तो दार्शनिक संसाधन। एक प्रभावी विद्यालय की प्रमुख विशेषता होती है सामाजिकीय, स्तरीयता, विश्वसनीयता और उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। आप पढ़ लीजिए यहाँ से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सम्मिलित संसाधनों की संख्या। तो इसका आंसर है 16। गाइस ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपके लिए जो लिए हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो ही लिए हैं केवल। इनमें पहला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक एवं समुदाय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। गाइस इसका आंसर देख लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन क्या है? तो विद्यालय प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता का पूर्ण रूप से प्रदर्शन कर सके। इसके बाद हम एक परिभाषा यहाँ पर इनमें से कोई सी भी लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉल मुनरो की परिभाषा इसमें आंसर में लिख दूंगा कि पॉल मुनरो की मानता है कि विद्यालय प्रबंधन शैक्षिक सिद्धांतों का अंग है जो अनेक सिद्धांतों एवं विधियों का सम्मिश्रण है। यह मुख्य रूप से कक्षा प्रक्रिया की तकनीकी से जुड़ा है। इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन स्पष्ट करता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। अतः यह एक विधि है जिससे प्रत्येक तथ्य स्पष्ट होता है और अच्छे प्रबंधन का परिणाम यह होता है कि विद्यालय और समाज का एकीकरण हो जाता है। प्रबंधन को एक सामाजिक क्रिया के रूप में जाना जा सकता है और यह क्रिया संगठन के कम से कम व्यय के नियोजन के लिए उत्तरदायी है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा से जुड़े सभी तत्वों का समावेश होता है। इनमें विभिन्न योजनाएं, नीतियां, कार्यप्रणाली शामिल होती हैं। गाइस इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। अब अगला प्रश्न इसी में जो शामिल होता है वो होता है कि विद्यालय प्रबंधन में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। तो ये भी आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। या तो बड़ा प्रश्न आ जाएगा या फिर इसमें से छोटा पूछा जाएगा कि विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक की क्या भूमिका है। तो इसमें आप लिख देंगे कि बच्चों की शिक्षा पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। इनका पालन पोषण व शिक्षा जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे नागरिक बनकर लोकतांत्रिक देश में विवेकशील, संवेदनशील, न्यायोचित एवं निर्णय लेने में अपनी भूमिका निर्वाह कर पाएंगे। अभिभावक का प्रथम दायित्व होता है कि वे बच्चों की शिक्षा व विकास के बारे में सोचे, चिंतन करें, वे उन्हें इसके लिए निर्बाध रूप से समुचित संसाधन, सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराए। चूँकि बच्चा एक समाज का एक हिस्सा है, वह जन्म से लेकर उत्तरोत्तर सीखने को अधिकतर क्रियाएं परिवार से सीखता है तथा विद्यालय में प्रवेश के पश्चात वह कुछ नवीन व्यवहार अनुभव करता है, देखता है। अर्थात यदि विद्यालय के बाहर उसे भिन्न वातावरण नजर आता है तो बच्चा असहज अनुभव करता है। गाइस इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस यूनिट से आपके लिए होने वाला है वो ये है, विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है और यानी एसएमसी क्या है और इसके कार्य, आवश्यकता और संगठन पर प्रकाश डालिए। यानी डिटेल आपको एसएमसी पढ़ के जानी है, विद्यालय प्रबंधन समिति आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। चलिए गाइस इसको जान लेते हैं क्या है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी 2009 के अनुसार ही राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी आगे चल के रीट देने वाले हैं, तो रीट में भी एसएमसी बेहद पूछी जाती है और ये आरटी 2009 तो रीट का प्रमुख अंग मान लीजिए आप। तो इन दोनों चीज़ों का आप अच्छे से यहीं पढ़ जाएं जिससे कि आपको इनका बेनिफिट रीट में भी मिले। इसके बाद है विधेयक की धारा 21 की मंशा के अनुसार अब विद्यालय की प्रमुख गतिविधियों के संचालन हेतु गठित की जाने वाली समिति की कार्यकारिणी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बालकों के माता पिता होंगे, यानी एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बालकों के माता पिता होंगे। विद्यालय के विकास से संबंधित सभी निर्णय गठित समिति यानी एसएमसी द्वारा लिए जाते हैं। इससे समाज के स्वामित्व वाली अवधारणा का विकास होगा। अगला है विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता या उद्देश्य। आवश्यकता क्यों है इसकी? तो विद्यालय प्रबंधन समिति की आवश्यकता निम्न से है। पहला, दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों की चौपट होती पढ़ाई को सुधारना। स्कूलों में जो पढ़ाई चौपट हो रही है उसको क्या है, एसएमसी की मदद से हम सुधार सकते हैं। दूसरा है बच्चों को विद्यालय से पलायन को रोकना। तीसरा, नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चित करना। चौथा है स्कूल समुदाय संबंध सुधार हेतु सक्रिय प्रयास सुनिश्चित करना। अगला है स्कूल समुदाय संबंध क्या है, क्यों है, कैसे हैं? तो इन शिक्षकों की समझ अपने व्यक्तिगत लाभ व हानि के बारे में सोचने की आवश्यकता पर बल देना, यानी कि ये सारी प्रवृत्तियों को हम एसएमसी के माध्यम से सुधार सकते हैं। आपको यहाँ से इस तरीके से याद करके जाना है। इसके बाद है विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो जो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी होती है इसके क्या कार्य होते हैं? तो पहला है सामान्य जनता को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय माता पिता अभिभावक एवं संरक्षक के कर्तव्यों की जानकारी देता। इसके बाद दूसरा है विद्यालय में अध्यापक एवं बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं बालक की शिक्षा में की गई प्रगति की जानकारी हेतु बैठकें आयोजित करना। इसके बाद अगले और कुछ हम इसके कार्य देख लेते हैं। तीसरा है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन एवं उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर के भोजन पर निगरानी रखना। विद्यालय की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना। विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा कर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना। अगला है विद्यालय में खेल मैदान, बाउंड्री वॉल तथा कक्षा कक्ष की सुविधाएं, फर्नीचर एवं पीने के पानी की व्यवस्था करना। ये सारे काम एसएमसी के जिम्मे आते हैं, कार्य हैं, लेकिन इनमें जो मुख्य कार्य हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद एसएमसी की 2 सभा होती है, एक साधारण सभा होती है। तो साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? तो देखिए, विद्यालय के परिचालन व्यय मद में आय व्यय में अंतर होने से संरक्षकों को सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कार्य करने की समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं निर्णय किया जाता है। विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार विमर्श और निर्णय किया जाता है। गाइस, इस तरीके से आपकी एक यूनिट समाप्त होती है। इसमें जो मैंने 2-3 प्रश्न बताए हैं यही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप यूनिट 1 में से केवल इन्हीं प्रश्नों को पढ़कर जाएं, आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसके बाद यूनिट 2 को देख लेते हैं। यूनिट 2 में आपने छोटे प्रश्न लिए हैं। आरटी 2009 अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सीधा आंसर है 1 अप्रैल 2010। अगला है निःशुल्क एवं बाल शिक्षण अधिकार आरटी 2009 को राजस्थान में लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। 42 में संवैधानिक संशोधन 1977 के द्वारा शिक्षा को किस सूची में जोड़ा गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया? तो यह है 174वें संशोधन के माध्यम से। और भी कुछ प्रश्न हैं। एनसीईआरटी की स्थापना हुई? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है एनसीईआरटी का संक्षिप्त नाम किस संस्था का है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। गाइस, ये एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है। इसके बाद अगला है राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु मार्गदर्शन देने वाली संस्थान है? तो वो है एसआईईआरटी, सेकंड ऑप्शन। डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। इनको स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? तो वो दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग को अंग्रेजी में संक्षेप में कैसे लिखा जाता है? तो अंग्रेजी में इनको संक्षेप में CMDE लिखते हैं। अगला प्रश्न है राज्य की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सचिवालय का क्या कार्य है? देख लेते हैं। शिक्षा सचिवालय राज्य के लिए शिक्षा नीतियां सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा सचिवालय राज्य शिक्षा संबंधी मसलों, सरकारी नियमों के अधीन कार्य करने तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनुशासन संबंधी समस्याओं को निपटाने का कार्य करता है। अगला यह है शिक्षा सचिव शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा निदेशालय के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण अधिकारी कौन होता है?
तो जो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है, इसका नियंत्रण अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी यानी DEO होता है। डाइट का पूरा नाम, कोई 2 कार्य बताइए। तो डाइट का पूरा नाम मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तथा हिंदी में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। डाइट के कार्य होते हैं कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम यानी आपकी जो STC होती है NCT के मानदंड के अनुरूप एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजन करना। नंबर 2, आपकी जो STC है वो डाइट से ही चलती है। नंबर 2, जिले में शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित योजनाओं को निर्माण कर उनकी क्रियान्विति करना, ये भी डाइट का कार्य होता है। SIERT एवं NCERT के कार्यों में समानता और असमानता बताइए। तो SIERT एवं NCERT के कार्यों में समानता, SIERT एवं NCERT के विभिन्न कार्यों में समानता दृष्टिगोचर होती है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। पहला है, दोनों ही संगठन में शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अभिनव कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नवीनतम नवाचारों से अवगत कराते हैं। दूसरा, SIERT एवं NCERT दोनों ही विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन हेतु नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का संगठन या निर्धारण करती हैं। तीसरा, दोनों ही संगठन लड़की एवं वंचित वर्गों के शिक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करते हैं। चौथा है, दोनों ही संगठन शिक्षक एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज प्रवृत्ति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु विज्ञान सेमिनार, विज्ञान एवं जनसंख्या प्रदर्शनी, जीवन कौशल विकास मेला, विज्ञान शिक्षण, पत्र वाचन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। इस तरीके से गाइस इनके कार्यों में असमानता भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अर्थात समग्र माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताइए। इसके क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य है इसका, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त भौतिक सुविधा, स्टाफ एवं मानदंड अनुसार वित्तीय संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके बाद इसका जो दूसरा आंसर है, इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो यह है कि यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे बालक के बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि हो सके। तीसरा इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है अथवा नहीं। उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समानांतर विद्यालय पद्धति के अंतर्गत आवश्यक प्रयास पर पहल करना। चौथा है, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मापदंड अनुसार प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करवाना, ताकि सभी बालकों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हो सके। इस तरीके से गाइस इसके कुछ उद्देश्य थे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। RTE 2009 का विस्तृत वर्णन कीजिए। गाइस ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप आगे चल के रीट देंगे तो उसमें भी आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगले महीने ये रीट है और ये आपके वहाँ भी काम आने वाला है। ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप इस PDF से इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाएं। देखिए गाइस RTE क्या है? तो समय समय पर विभिन्न दार्शनिकों और विद्वानों ने शिक्षा की महत्ता को विविध तरीके से रेखांकित करने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक क्रम में बढ़ते हुए एक अधिकार के रूप में शिक्षा की अवधारणा का विकास हुआ, जिसकी परिणति हम भारतीय संदर्भ में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के रूप में देख सकते हैं, जिसे 1 अप्रैल 2010 से द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से लागू कर दिया गया। RTE 2009 के प्रमुख प्रावधान हैं कि इसके अंतर्गत 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का सार निम्न में दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट धारा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, आपको भी याद करके पेपर में लिख के आनी है। पहला है कि भारत के 6 से 14 वर्ष आयु के बीच वाले सभी बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। दूसरा है, प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को न रोका जाएगा, न निकाला जाएगा, न फेल किया जाएगा। इसके बाद अगला है, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, तो किसी स्कूल में यदि उसका दाखिला नहीं है अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। गाइस इसको सीधा लिख सकते हैं कि आयु के आधार पर किसी भी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगला है, प्रत्येक बालक बालिका को प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा। अगला 5वां, कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए फीस और प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा, यानी एडमिशन फीस और प्रवेश परीक्षा पर रोक है। अगला, किसी भी बालक बालिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इस तरीके से इसकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी। यह आपके लिए एक बड़ा प्रश्न था, इसको आप अच्छे से यहाँ से, यह आपके लिए एक बड़ा प्रश्न था, इसको आप अच्छे से याद करके जाएं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं NCERT। तो गाइज या तो RTE आएगा या NCERT, इन दोनों प्रश्नों में ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आने को आतुर हैं, तो आप पढ़िएगा। NCERT क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, इसका पूरा नाम है। एक स्वायत्त संगठन है जिसने 9 सितंबर 1961 में स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह
परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण एवं उसके क्रियान्वयन में परामर्श देती है। इस संस्था की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व केंद्र सरकार पर है। देख लीजिए इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है, मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको ये पूरा प्रश्न यहाँ से पढ़ के जाना है। और अब हम चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 पर। गाइज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लेते हैं यूनिट 3 में बहुचयनात्मक प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो आपको पता है बालक का सर्वांगीण विकास। अगला है विद्यालय के कार्य एवं स्थितियों को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? 2। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक होती है। विद्यालय का संपूर्ण उत्तरदायित्व किसके कंधों पर होता है? तो प्रधान अध्यापक के। विद्यालय अभिलेख के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक की होती है। पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित रखने की प्रणाली निम्न में से क्या है? तो वो है डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति। इसके बाद अगला प्रश्न है गुरुकुल कांगड़ी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके इस पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसको मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि गुरुकुल कांगड़ी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहला है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालकों को छोटी आयु 6 से 12 में प्रविष्ट किया जाता है और पूरा ध्यान रखा जाता है। दूसरा है सुकुमार मती बालकों को शहरों के दूषित वातावरण से दूर ऐसे वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है जिससे मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति निर्बाध रूप से हो सके। अगला है सामान्यतः बालकों को घर नहीं भेजा जाता, बालकों के संरक्षण 2 माह में एक बार यहाँ आकर मिलने की अनुमति होती है, यानी बच्चों को उनके पेरेंट्स से 2 माह में एक बार स्कूल में ही मिला दिया जाता है। छात्रों के खान पान रहन सहन आदि की संपूर्ण व्यवस्था गुरुकुल की होती है। अगला है गुरुकुल में केंद्रीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम के साथ साथ योग विज्ञान विषय भी अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। अगला है स्वास्थ्य चरित्र निर्माण तथा जीवन को मर्यादित बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये कुछ यहाँ पर होने वाले हैं गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय। तो या तो नवोदय विद्यालय पूछेगा या गुरुकुल कांगड़ी, एक प्रश्न आना 100% अनिवार्य है। तो आप देख लीजिएगा आपको ये किस तरीके से पढ़ने हैं। इसके बाद आपको यहाँ से ये बड़ा प्रश्न है नवोदय विद्यालय वाला, तो आपको ये प्रश्न भी यहाँ से पढ़ के जाना है। मैंने तीसरी यूनिट में आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए हैं। इसके बाद है यूनिट नंबर 4, और जब यूनिट नंबर 4 की बात आती है तो यूनिट नंबर 4 में जो पहले छोटे क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। वर्तमान में श्रेणी विभाजन प्रचलित विद्यार्थियों की श्रेणी किन किन पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है? तो ये सारी चीज़ें हैं उपरोक्त सभी। इसके बाद कुछ और छोटे प्रश्न हैं जिनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता देता हूँ। हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। तो गाइस देख लीजिए 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती को भी 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। तो 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, इनमें से कौन सा है राष्ट्रीय पर्व? आप देख लीजिए। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व मनाने के कोई 2 लाभ लिखिए। तो क्या फ़ायदा होता है विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व मनाने से? तो देखिए राष्ट्रीय पर्व से आशय हर्ष का अवसर अर्थात आनंद और उत्सव का दिन, जो कि बिना किसी भेदभाव के पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र विशेष की महत्वपूर्ण घटना के कारण मनाया जाता है। हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त हैं। और गाइस इसमें अभी महात्मा गांधी जयंती को भी शामिल कर दिया गया है 2 अक्टूबर को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ था। राष्ट्रीय पर्व मनाने के क्या लाभ हैं गाइस देख लीजिएगा। हमारी सभ्यता संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। बालकों द्वारा देश की भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई जाती है। तीसरा है एकता के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाता है तथा यही शिक्षा मिलती है। चौथा देश प्रेम की जड़ें मजबूत होती हैं। 5वां स्वतंत्रता संग्राम एवं गणतंत्र व्यवस्था में जिन महापुरुषों ने अपना योगदान एवं बलिदान दिया है उनके बारे में स्मरण किया जाता है। इस तरीके से ये राष्ट्रीय पर्वों के लाभ थे। अगला प्रश्न है विद्यालय में समय सारणी बनाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो गाइस ये प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ये विद्यालय में प्रार्थना सभा कार्यक्रम की समयानुसार सारणी बनाइए या प्रार्थना कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यह आपके लिए अच्छा प्रश्न हो सकता है। इसमें देखिएगा कि सबसे पहले जान लेते हैं प्रार्थना सभा क्या है। तो हमारे देश की संस्कृति के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ईश्वर का ध्यान किया जाता है। विद्या अध्ययन भी प्रत्येक बालक के लिए शुभ कार्य है और उसी निर्मित प्रत्येक पाठशाला में पढ़ाई शुरू होने से पहले ईश्वर की या सर्वधर्म की प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना शब्द प्रे प्लस अर्थना से मिलकर बना है। प्रे का मतलब होता है श्रेष्ठ और अर्थना यानी मांग, याचना, सर्व कल्याण हेतु परम शक्ति से उत्तम श्रेष्ठ। प्रार्थना के उद्देश्य क्या क्या हैं इसमें देख लेते हैं। विद्यालय के बालकों में ध्यान को लेकर एकाग्रता का भाव विकसित करना, विद्यालय में अध्ययनरत बालकों में राष्ट्र प्रेम विकसित करना, और तीसरा है बालकों में प्रार्थना सभा से आपसी मेलजोल, सांस्कृतिक एकता, नेतृत्व एवं सामाजिक एकता के बारे में समझ विकसित करना। तो ये कुछ प्रार्थना के यहाँ पर उद्देश्य होते हैं।
इसके बाद गाइस ये बड़ा प्रश्न है, आप यहाँ से इसको देखकर कर सकते हैं। और ये यहाँ पर प्रार्थना के कार्यक्रम की समय सारणी दी हुई है, तो इस समय सारणी को भी आप देख लीजिएगा कि राष्ट्रगीत 2 मिनट में, प्रार्थना 4 मिनट, प्रेरक गीत 3 मिनट, इस तरीके से इसका पूरा यहाँ पर परफॉर्मा दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं और ये होती है आपकी यहाँ पर यूनिट नंबर 4 समाप्त, और अब आती है यूनिट नंबर 5। और यूनिट 5 में हम देखेंगे पहले छोटे प्रश्न फिर बड़े प्रश्न। तो छोटे प्रश्न है कि दर्शन का विषय क्षेत्र क्या है। तो दर्शन जो है उसका विषय क्षेत्र है उपयुक्त सभी, यानी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। ज्ञान मीमांसा आपके लिए इनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीति शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, तो दर्शन। अगला है मूल्य का प्रमुख प्रकार है, तो उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। वे मूल्य जिनसे व्यक्ति को किसी रसानुभूति का अनुभव होता है क्या कहलाते हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य। अगला है मूल्य प्रत्यय के पद हैं, तो उपयुक्त सभी। व्यक्ति के जीवन से संबंध रखने वाले मूल्य क्या कहलाते हैं, व्यक्तिक मूल्य। चलिए अगला, चित्र बनाने में आनंद आता है, यह किस प्रकार के मूल्य को दर्शाता है, तो ये सौंदर्यात्मक मूल्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीति शास्त्र का समाज और संस्कृति से क्या संबंध है। इसका उत्तर जान लेते हैं। नीति शास्त्र का समाज और संस्कृति से संबंध। तो देखिए नीति शास्त्र का जो सामाजिक स्वरूप होता है वो कैसा होता है कि प्रत्येक समाज 3 प्रमुख नैतिक मूल्यों के अभाव में जीवित नहीं रह सकता। और ये 3 कौन से हैं, ये हैं प्रेम, सहानुभूति और सहयोग। इस तरह से नीति शास्त्र में वर्णित आदर्श व्यवहार एवं मानदंड ऐसे हों जिनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य में इन मूलभूत नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। इसी प्रकार आप देखते हैं कि नीति शास्त्र का सांस्कृतिक स्वरूप कैसा होगा। तो सांस्कृतिक स्वरूप में भारत में विविध संस्कृति के लोग रहते हैं। आज हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है सांस्कृतिक सहिष्णुता। अतः नीति शास्त्रों को इस मूल्य के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं की रचना इस प्रकार से की जाए कि विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में पले मनुष्यों में परस्पर सांस्कृतिक सहिष्णुता का भाव जागृत हो सके। तो गाइस ये इस तरह का समाज और संस्कृति से नीति शास्त्र का संबंध था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों में क्या संबंध है। शिक्षा द्वारा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार हो सकता है, तो विस्तार से समझाइए। गाइस ये एक बड़ा प्रश्न है, आप इसको यहाँ से PDF में से देखिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगली यूनिट नंबर 6 है, जिसमें से भी मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। इनको आप यहाँ से देख लीजिएगा। पहला है, शिक्षक के व्यक्तित्व के आधारभूत प्रमुख पक्ष कौन से हैं, वो हैं उपयुक्त सभी। दूसरा, निम्न में से पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्व हैं, इनमें से भी उपयुक्त सभी। एक शिक्षक के व्यक्तित्व को निम्न में से किस पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, तो ये भी उपयुक्त सभी। आप इनके और ऑप्शन यहाँ से पढ़ लीजिए स्क्रीन से। ये इतनी बड़ी जो कथन है वो पूरा कथन राधाकृष्णन का है, जो उन्होंने कहा था कि शिक्षक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। यह सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण तथा परिमार्जन करता है। यह बालक का मार्गदर्शक नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक होता है। ये कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। अगला है, इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा के स्तर की जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं उनमें शिक्षक की गुणवत्ता, क्षमता, दक्षता व चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके सामने है शिक्षा आयोग का। चलिए अगले कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जिनमें पहला है, समाज में शिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वाहक होता है, कैसे। चलिए गाइस इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है, अतः शिक्षक के प्रत्येक कार्य और व्यवहार में वैज्ञानिकता तथा तर्क सम्मतता का समावेश होता है। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यालय की अन्यान्य गतिविधियों के संचालन के संबंध में अन्यान्य गतिविधियों के संचालन के समय अनुभव की जाने वाली समस्याओं के समुचित विश्लेषण कर उनका युक्तियुक्त हल ढूंढने का कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संभव होता है। इसलिए शिक्षक का यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण छात्रों में स्थानांतरित होता है, जिससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इस कारण समाज में शिक्षक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वाहक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक का संवेदनशील होना क्यों आवश्यक है। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं। शिक्षक से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं और ये वही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका उत्तर देखते हैं कि शिक्षक को संवेदनशील क्यों होना चाहिए। तो शिक्षक के लिए संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि कक्षा के असामान्य व्यवहार वाले विद्यार्थियों की समस्या को हर एक संवेदनशील शिक्षक की भलीभांति समझ सकता है। शिक्षक के इस गुण के कारण वह जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद कर सकता है तथा उनकी समस्याओं का विश्लेषण कर अपनी क्षमतानुसार समाधान कर सकता है। इसके लिए उसमें दया, करुणा, क्षमताशीलता आदि की भावना की अपेक्षा रहती है। संवेदनशीलता के अभाव में वह अपने समयग्रस्त विद्यार्थियों के प्रति उदासीन रहता है और उनकी समस्या जस की तस रह जाती है।
इस तरीके से शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। अगला है निबंधात्मक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न का है, एक शिक्षक के व्यक्तित्व में कौन कौन से प्रेरक तत्व होने चाहिए जो छात्रों, अभिभावकों एवं समाज को प्रेरित कर सकें। अब गाइस ये बड़ा प्रश्न है, तो मैं आपको इसमें की पॉइंट बता देता हूँ कि शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्व, इसमें आपको थोड़ी भूमिका बनानी है। इसके बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि स्वयं के आदर्श शिक्षक, एक शिक्षक को आदर्श होना चाहिए, महापुरुष और महान शिक्षक श्रेणी में उसको होना चाहिए, वरिष्ठ शिक्षक और एक अधिकारी भी उसको बन के रहना चाहिए, और शिक्षक को अध्ययन सामग्री आनी चाहिए। इसके बाद अगला है अनुशासित एवं सद्व्यवहार वाले विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। उत्कृष्ट अभिभावक के कथन क्या हो सकते हैं शिक्षक के बारे में, और शिक्षक की समाज द्वारा प्रशंसा कैसे होती है। इस तरीके से इन टॉपिकों को आप ध्यान में रखें और इनमें पढ़ के जाएँ, और थोड़ा सा क्या है मेन हेडिंग डाल के और फिर इन टॉपिक में अपने मस्तिष्क से नए नए विचारों को लिखें, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। और इस तरीके से आपके जो अंक विभाजन है वो भी आपके बढ़ेंगे। यानी आप अगर की पॉइंट अच्छे लिखते हैं तो आपकी कॉपी जो एग्जामिनर जांच करेगा वो आपको अच्छे अंक प्रदान करेगा। अगली यूनिट इसके बाद आ जाती है 7वीं, और ये लास्ट यूनिट है इस सीरीज की। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप एक पूरी सीरीज को कवर कर पा रहे हैं। इसके छोटे प्रश्न देख लेते हैं। अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास है, यह कथन किसका है, तो यह कथन रेडमैन का है। अगला है ऐसी प्रक्रिया जिससे विद्यालयों में विज्ञान सम्मत सुधार कर स्थानीय समस्याओं का हल या समाधान ढूंढा जा सकता है, वो है क्रियात्मक अनुसंधान। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बड़ा प्रश्न भी लेकर आया हूँ। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख सोपान क्या है, तो इसके सभी सोपान प्रमुख होते हैं, समस्या की पहचान, अनुसंधान प्रस्ताव और समकों से निष्कर्ष। तो ये सभी उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा। अगला प्रश्न है उद्देश्य की दृष्टि से अनुसंधान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो वो है 2। अगला है 5वां, अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो नई खोज करती है तथा संकलित एवं सुसंगठित ज्ञान का विकास करती है। अनुसंधान की परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है, तो वो है जॉन बेस्ट। अगला है माध्यमान ज्ञात करने की दीर्घ विधि का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर है ये वाला AM + सिग्मा FD/N × I। चलिए आगे चलते हैं। गाइस देखिए इसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप जब कक्षा 10 में पढ़ते थे तो इस तरीके के प्रश्न आपको कक्षा 10 की गणित की किताब में मिलेंगे। तो इस तरीके का ये 1-2 प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं, और मैं इनको यहाँ से आपसे समझाने वाला भी हूँ कि आपको इसको किस तरीके से हल करना है। यदि आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पर मैथ बिल्कुल नहीं आती है, तब भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको प्राप्तांकों के वर्ग और विद्यार्थियों की संख्या दी जाएगी। ये सवाल इस तरीके से होगा, तो इसको आपको सबसे पहले सीधा कर लेना है कि प्राप्तांक के वर्ग 11 से 13, ये इनको ऊपर वालों को आपको यहाँ से इस साइड लेफ्ट साइड में यहाँ पर इनको इधर और इन नीचे वालों को इधर यहाँ पर अलग अलग कर लेना है। देखिए सारणी में दिखा देता हूँ। प्राप्तांक के वर्ग तो आप एक साइड लिख देंगे और वर्ग के बाद बारंबारता F को आप इधर लिख देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि प्राप्तांक वर्ग के मध्य स्थान यानी आपको 11 और 13 को जोड़ना है और 2 का भाग देंगे यहाँ पर लिख देना है। 11 और 13 को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 24 और 2 का भाग देंगे तो 12। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इनमें अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो आप इनमें से 2 का आधा 1 होता है, तो आप 1 इधर सब में जोड़ते जाएँ। 11 और 1 12, 13 और 1 14। इस तरीके से आप इसको सबकी निकालनी है आपको नीचे तक। जब आप यहाँ तक नीचे तक इनकी कंप्लीट 24 यहाँ पर आ चुकी है, निकाल लीजिएगा। जब यहाँ पे यहाँ तक निकाल पाएंगे उसके बाद आपको 12 गुना 3 इस तरीके से इन 2 कॉलम्स को गुना कराना है। तो जब आप 12 को 3 से गुना कराएंगे तो 36, और 4 का 14 से कराएंगे तो 56, 5 का 16 से कराएंगे तो 80। इस तरीके से आपको ये गुना करा के यहाँ पर इधर की साइड लिखते जाना है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आप सबको इन सबको यहाँ से जोड़ देंगे, तो ये आएगा 540। और आप इन n जो आपको पेपर में दिया हुआ है बारंबारता, ये वाली जो नीचे की रो आपको दी हुई है, ये इसमें आपको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इसका जोड़ आपका आएगा 30। तो इसके जोड़ में आपको गाइस इसके जोड़ का क्या दे देना है, भाग। तो आपको 540 में 30 का भाग देना है, और जो आपके सामने निकल कर आएगा वही इन आंकड़ों का क्या होगा, समांतर माध्य होगा। यदि आपको अब भी नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद कुछ निबंधात्मक प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ से लिए हैं, जो कि ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाइस अगर कोई बड़ा प्रश्न आएगा तो 100% इन्हीं प्रश्नों में से आएगा, क्योंकि ये वह प्रश्न है जो हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है अनुसंधान का आशय समझाते हुए इसके कार्य एवं प्रकार का वर्णन करो। तो देख लेते हैं। अनुसंधान या शोध उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है
और उनके विश्लेषण द्वारा व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके लिए प्रश्न, जांच, गहन निरीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, व्यापक परीक्षण और तत्परता, संयुक्त उद्देश्य सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया सन्निहित होती है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्या का विशिष्टीकरण अनिवार्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग द्वारा समस्या का समाधान या प्रश्नों के उत्तरों की खोज की जाती है। इस विधि का प्रयोग या विकास संकलित सूचनाओं की विश्वसनीयता की संभाव्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। निस्संदेह वैज्ञानिक विधि के प्रयोग से सूचनाओं की उपयुक्तता और विश्वसनीयता की संभाव्यता बढ़ जाती है। अनुसंधान के अंतर्गत प्राय 3 कार्य आते हैं। तो अनुसंधान के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं? पहला है किसी नए सत्य की खोज करना, दूसरा है पुराने स्थापित सत्यों की पुनः खोज कर उनका सत्यापन करना, और इसमें तीसरा जो कार्य है अनुसंधान का वो है दलों में निहित नए संबंधों को स्पष्ट करना। इस तरीके से ये अनुसंधान है गाइज। इस प्रश्न को आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से याद करना है और तब अपने एग्जाम देने जाना है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है क्रियात्मक अनुसंधान से आपका क्या तात्पर्य है। गाइज ये मान लीजिए कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये तो आएगा ही आएगा। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान से हास्य क्या है? जी हाँ गाइज, क्रियात्मक अनुसंधान को ही क्रियानुसंधान कहते हैं। तो क्रियानुसंधान शब्द क्रिया और अनुसंधान शब्दों का योग है। इसका अर्थ है कार्य करते हुए अनुसंधान करना। स्पष्ट है कि क्रियानुसंधान में क्रिया अथवा कार्य पक्ष पर अधिक आग्रह रहता है, जबकि शिक्षकगण अपनी शिक्षण प्रक्रिया संस्था प्रधान अपनी संस्था के प्रशासनिक, शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों, जिला शिक्षा अधिकारी, पर्यवेक्षण और प्रशासन संबंधी कार्य स्थितियों में विधिवत तरीके से उपयुक्त परिवर्तन व संशोधन करने की दृष्टि से समस्याओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको क्रियानुसंधान के उद्देश्य बताने हैं। उद्देश्य में आपको ब्रेस्ट के अनुसार, एंडरसन के अनुसार और भी कई मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको इन पॉइंट्स के हिसाब से अपने उत्तर को यहाँ पर जमाना होगा। इसके बाद इनके लक्षण आप यहाँ पर देखेंगे, लक्षण आप यहाँ से याद करके जाएंगे और फिर लास्ट में आप लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व होता है। और यहाँ पर जब आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपकी ये वाली सीरीज समाप्त होती है गाइज। इसमें टोटल 7 यूनिट थी, जो मैंने आपको सातों के सातों यूनिट इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। अब इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़िए, और इस वीडियो को भी 1-2 बार पेपर से पहले देख के जाइए, तो आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद गाइज।